युद्धकालीन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रभाव संबंधित देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी के कारण युद्ध के विरुद्ध आर्थिक संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करनी पड़ती है। आर्थिक गतिशीलता से अभिप्राय यह है कि आर्थिक अवस्था में इस प्रकार तेजी से बदलाव करना कि शांति काल में संबंधित राष्ट्र की जनता दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वयं कटौती करने लगे तथा युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन तेजी से कर सके। युद्ध काल की असीमित आवश्यकताओं को यथासंभव पूर्ति करने के लिए नए साधनों की आवश्यकता भी करनी होती है। युद्धकालीन आर्थिक गतिशीलता का संक्षिप्त में अर्थ यह है कि राष्ट्र के समस्त साधनों को सर्वांगीण रूप से युद्ध के उद्देश्य के लिए तेजी से जुटाना या गतिशीलता प्रदान करना होता है। युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी आशंका से ही राष्ट्र इसके लिए आवश्यक साज सामान एवं हथियार आदि आयात तथा उत्पादन करता है और इसकी आवश्यकता से अधिक करने का भी प्रयास करता है। इसके साथ ही राष्ट्र की जो उत्पादक इकाइयां शांत पड़ी होती हैं उन्हें भी गति दे दी जाती है ताकि आत्मनिर्भरता के साथ भावी परिस्थितियों से निपटा जा सके। युद्ध में वैसे ही स्फूर्ति या गति बढ़ जाती है क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से ही राष्ट्र अपने को तैयार करने में जुट जाता है, जबकि शांति काल में शांत व सुषुप्त सी स्थिति में रहता है। युद्ध के समय राष्ट्र के सभी आर्थिक स्रोतों को गति प्रदान कर दी जाती है ताकि संकटकालीन परिस्थितियों से सरलता से निपटा जा सके। आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में केवल सैन्य शक्ति का सशक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस देश के पास आधुनिक हथियार व उपकरणों के साथ ही एक समृद्ध शस्त्रागार भी होना आवश्यक है। इन सब के लिए राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना आवश्यक है, जो कि अधिक उत्पादन से ही संभव है। युद्ध के समय आर्थिक गतिशीलता को हम संक्षिप्त में इस प्रकार से कह सकते हैं कि युद्ध की परिस्थिति में शांति कालीन उत्पादन केंद्रों को भी और अधिक तेज करके युद्ध के लिए जरूरी वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार वस्तुओं के पर्याप्त भंडार बने रहे। युद्ध के दौरान आयात निर्यात व्यवस्था पर भी बाधा पड़ जाती है, जिससे समस्या हो सकती है। इसी के उद्देश्य से युद्ध के दौरान सभी साधनों का अधिक उत्पादन तेजी के साथ करना पड़ता है। बंद इकाइयों की शुरुआत तथा उपभोग की वस्तुओं में आवश्यकता अनुसार कटौती करके स्थिति को अपने पक्ष में बनाने का प्रयास किया जा सके। अब हम देखेंगे युद्ध के लिए किन किन संसाधनों को हम गतिशीलता प्रदान करते हैं। तो इसमें है अपना युद्ध के लिए साधनों को गतिशील बनाना। तो हम युद्ध के समय किस प्रकार से अपने साधनों को युद्ध में गतिशीलता प्रदान करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र युद्ध के लिए अपने सभी साधनों को गतिशील बनाने का प्रयास करता है ताकि युद्ध की संभावित प्रत्येक परिस्थितियां उसके अपने पक्ष में रहे। इसके लिए राष्ट्र के आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा तकनीकी आदि सभी तत्वों को सक्रिय करना होता है। शांति के समय सभी व्यवस्थाएं अपने ढंग से संचालित होती रहती हैं, किंतु युद्ध की स्थिति में उन्हें अधिक क्रियान्वित बनाने के साथ ही युद्ध के लिए आवश्यक उत्पादन में भी लगा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही युद्ध के लिए साधनों को गतिशील बनाने की कार्रवाई कहा जा सकता है। युद्ध के समय किसी देश द्वारा जिन संसाधनों को युद्ध की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गतिशील बनाया जाता है, उन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं।
इसमें सबसे पहले क्या आता है, जो दो संसाधन हैं उनमें वास्तविक संसाधन, रियल रिसोर्सेज। तो रियल रिसोर्सेज में क्या होता है, देखो, वास्तविक संसाधन के अंतर्गत देश के वे भौतिक व मानवीय संसाधन आते हैं जिन्हें युद्ध की वास्तविक आवश्यकताओं के रूप में आंका जाता है। युद्ध की कुछ वास्तविक आवश्यकताएं हैं, जैसे सैन्य शक्ति, संगठन, शस्त्र अस्त्र, अनुशासन, मनोबल, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय भावना तथा खाद्य सामग्री आदि, जिन्हें शांति के समय राष्ट्रीय आय को बढ़ाने तथा विकास करने में लगाया जाता है, जबकि युद्ध काल में इन्हें सामरिक गतिविधियों के संचालन हेतु जुटाया जाता है। इसी कारण साधनों के आधार पर युद्ध को अपने पक्ष में करने का दृढ़ प्रयास किया जाता है। आर्थिक युद्ध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में वास्तविक संसाधनों को इस प्रकार से हम जुटा सकते हैं, जैसे नंबर 1, उत्पादन में वृद्धि करके। जो हमारा उत्पादन कर रहे हैं हम उससे ज़्यादा वृद्धि करके हम अपने संसाधन बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है दूसरा, व्यक्तिगत उपभोग में कटौती करके। इसके बाद तीसरा है देश की चालू पूंजी को खाली करके, विदेशी राष्ट्रों से सामान उधार लेकर, विदेश में लगी पूंजी को बेचकर, नए उद्योगों की स्थापना करके, पुराने उद्योगों का नवीकरण करके। तो इसकी अब हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्पादन में वृद्धि करके, युद्ध के समय बढ़ती हुई आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्र उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करता है। उत्पादन में वृद्धि उसी स्थिति में हो सकती है जबकि नवीन तकनीकी का प्रयोग करके जनता स्वेच्छा से राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखते हुए कार्रवाई करती है। उत्पादन वृद्धि के लिए श्रम साध्य तो आवश्यक है, साथ ही उत्तम प्रशिक्षण, नवीन आविष्कार तथा वैज्ञानिक व्याख्या का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी के लिए निम्नलिखित उपाय भी बहुत हद तक प्रभावी हैं, जो ये हैं: बेकार पड़े संसाधनों को सक्रिय बना देना। अगला इसमें आता है कार्यविधि में समय बढ़ाकर रात व दिन शिफ्ट चालू करके, छुट्टियों में कटौती करके, पेंशनशुदा लोगों को उत्पादन के लिए योग्यता अनुसार पुनः कार्य में लगा करके, श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी परीक्षण करके, उत्पादन तकनीकी का सुधार करके, श्रम कानून बनाकर, हड़तालों पर प्रतिबंध लगाकर, कानून बनाकर हड़तालों पर हम प्रतिबंध लगा देते हैं और हड़ताल नहीं होने देते, नए नए अनुसंधान करके देश की आड़ में बढ़ोतरी करके, उत्पादन गतिविधियों में सुधार करके। इसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है पॉइंट, व्यक्तिगत उपभोग में कटौती करके। युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं में कटौती भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सैनिक व नागरिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की खपत युद्ध के समय अधिक होने लगती है, जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि नागरिक ऐसी वस्तुओं के उपयोग में कमी करे। इसमें भी हम दो प्रकार से इसको लागू कर सकते हैं। एक इसमें आता है स्वेच्छा से कटौती और दूसरी आती है इसमें अनिवार्य रूप से कटौती। दोनों विधियों से युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि की जाती है। स्वेच्छा से जनता अपने राष्ट्र के लिए तन मन व धन सब कुछ देने को तैयार हो जाती है, जबकि अनिवार्य रूप से कटौती के लिए जनता से धन वसूली कर, टैक्स लगाकर, कंट्रोल करके, राशनिंग मूल्य वृद्धि करके, आवश्यक बचत तथा अतिरिक्त कर लगा करके की जाती है। इसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट, देश की जमा पूंजी को खाली करके। युद्ध काल में आर्थिक अवस्था को गतिशील बनाने के लिए देश की पूंजीगत वस्तुओं को
युद्ध कार्यों में प्रयोग करने के लिए अपने अधिकार में ले लेती है। इस कार्यों में कभी कभी तो अचल संपत्ति को भी सरकार द्वारा अपने अधिकार में कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन ने भारत की लाभकारी रेलों को उखाड़कर समुद्र पार भेज दिया था। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, विदेशी राष्ट्रों से सामान उधार लेकर के। युद्ध के समय आर्थिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए वह अपनी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए विदेशी राष्ट्रों से सामान उधार ले लिया जाता है। कुछ समय के लिए यह सामान विदेश से लीज तथा उपहार के रूप में भी प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने अनेक सामान अपने मित्र देशों से यूएस लैंड लीज योजना के अंतर्गत लिए थे और कॉमनवेल्थ देश ने इंग्लैंड को इसी उद्देश्य से उपहार दिए थे। इसमें अपना अगला आता है पॉइंट, विदेश में लगी पूंजी को बेच करके। युद्धकालीन स्थिति में आर्थिक गतिशीलता के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर देश अपने विदेशों में लगी उद्योगों को बेचकर उस पूंजी को उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान इंग्लैंड ने अपनी अमेरिका में लगी पूंजी को अमेरिकी सरकार को ही बेच उन्हीं से युद्ध सामग्री खरीदी थी। इसमें अगला आता है पॉइंट हमारा, नए उद्योगों की स्थापना करके। युद्धकालीन आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उन्हीं के अनुसार नए उद्योगों की स्थापना करना। जहां आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाता है वहां आत्मनिर्भरता की ओर भी देश से कदम बढ़ते हैं। संकटकालीन परिस्थिति से दूसरे देशों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता और न ही उस माल की अधिक मात्रा में कीमत चुकानी पड़ती है। अब अगला आता है इसमें पॉइंट, पुराने उद्योगों का नवीकरण करके। युद्ध के समय आर्थिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए पुराने एवं बंद पड़े उद्योगों का नवीकरण करके उसको दोबारा से चलाया जाता है। उत्पादन में उससे वृद्धि होती है। शांति के समय जो औद्योगिक संस्थान किसी कारण से औद्योगिक उत्पादन नहीं कर पाते उन्हें युद्ध के समय नई दिशा देकर उत्पादन योग्य बना करके अर्थव्यवस्था को भी नई गति दी जाती है। इसमें हमारा फिर अगला पॉइंट आ जाता है वित्तीय संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वित्तीय संसाधन के अंतर्गत हम देखते हैं कि युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को गतिशीलता बनाई जा सके उसमें वित्तीय संसाधन भी महत्वपूर्ण रहते हैं। इन संसाधनों के दौरान युद्ध के समय देश पर पड़ने वाले आर्थिक व्यय की तत्काल आपूर्ति की जाती है। युद्ध की सामग्री तथा श्रम को अदा करने के लिए अर्थ की बेहद आवश्यकता पड़ती है, अर्थात पैसे की जरूरत होती है, धन की। इस युद्ध को जुटाने के लिए जनता पर आयकर, अतिरिक्त कर लगाकर अनिवार्य बचत योजना, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय बॉन्ड चालू करना, सार्वजनिक ऋण, विदेशी मुद्रा स्फीति का संचय, विदेश सहायता तथा नियंत्रण व वित्तन प्रणाली का सहारा लिया जाता है। इनका विस्तृत उल्लेख हम पीछे भी कर चुके हैं, अध्यायों के अंदर हुआ है हमारे। अब हम संक्षिप्त में वित्तीय संसाधनों का उल्लेख करते हैं जो युद्ध के दौरान आर्थिक गतिशीलता बनाए रखने के प्रत्यक्ष रूप से अपना सक्रिय सहयोग देते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को त्वरित व ठोस आधार प्रदान करते हैं। इसके लिए भी हम इसको दो भागों में नहीं, इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं इसमें, कराधान, ऋण प्रणाली, मुद्रास्फीति, शिक्षण दे। इसके बाद हमारा इसमें आता है रक्षा व्यय में कटौती क्यों आवश्यक है, कि जो हमारा रक्षा के ऊपर व्यय है उसमें हमें कटौती क्यों आवश्यक है। प्रत्येक राष्ट्र की सभी नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति मानी जाती है। उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक एवं
विदेश नीति इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं किन संदर्भों में प्रकाशित की गई हैं। किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा वहां के सुदृढ़ सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे पर निहित होती है। रक्षा एवं व्यापक शब्दावली है जिसका संबंध प्रादेशिक अखंडता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने से भी है। राष्ट्रीय रक्षा के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों को प्रभावित करने के प्रयास किए जाते हैं जिसके आधार पर संभावित समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति प्राप्त की जा सके। वर्तमान परिवेश में इस शक्ति के रूप में शस्त्र अस्त्रों के जो जखीरे जमा किए जा रहे हैं वास्तव में यह अनुत्पादक व्यय ही है। इस सब के बावजूद प्रत्येक राष्ट्र अपने कुल राष्ट्रीय व्यय अथवा अपनी कुल राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग हथियारों के रूप में व्यय करता है। रक्षा विशेषज्ञों का एक अनुमान है कि रक्षा व्यय की मात्रा 1% कटौती 1990 के दशक में भूख से निपटने के व्यापक कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा से भी अधिक हो सकती है। यह सर्वविदित तथ्य होने के बावजूद संसार के विकसित एवं विकासशील राष्ट्र अपने रक्षा व्यय में निरंतर बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बात पर भी सभी राष्ट्र जोर देते हैं कि यदि रक्षा व्यय पर थोड़ा सा भी अंकुश लगा दिया जाए तो विकास की गति बहुत अधिक बढ़ सकती है। यद्यपि विकासशील राष्ट्रों के पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं, फिर भी वे सुरक्षा जैसे अनुत्पादक मद में निरंतर व्यय करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ उन राष्ट्रों की जेबें खाली हो जाती हैं, वहीं उनकी अन्य विकास योजनाएं भी अधर में लटकी होती हैं। अब हम विश्व विकास रिपोर्ट 1987 के आधार पर कुछ विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के कुल व्यय के रक्षा व्यय के प्रतिशत का उल्लेख करते हैं। भारत में 21.5%, पाकिस्तान में 29.5%, बांग्लादेश ने 10%, श्रीलंका ने 9.6%, बर्मा ने 8.8%, मॉरिशस ने 0.8%, तजाकिया ने 15.8%, युगांडा ने 26.3%, मिस्र ने 19.5%, थाईलैंड ने 18.7%, टर्की ने 11.4%, जॉर्डन ने 30.3%, सीरिया ने 34.9%, दक्षिणी कोरिया ने 27.3%, युगोस्लाविया ने 55.1%, ईरान ने 14.2%, इजराइल ने 30.1%, इंडोनेशिया ने 8.6%, इंग्लैंड ने 12.9%, ऑस्ट्रेलिया ने 9.3% तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने 30.6% व्यय रक्षा के मामलों में किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर अपनी आवश्यक विकास की कटौती करके रक्षा व्यय पर अधिक जोर देते हैं। अब इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि सुरक्षा के साथ ही मानवीय मूल्यों की अवहेलना करना भयंकर भूल होती है। इसलिए विकास की कटौती के स्थान पर रक्षा व्यय में कटौती करके अपनी बुद्धिमत्ता एवं जागरूकता का परिचय प्रत्येक राष्ट्र को देना होगा। यद्यपि रक्षा व्यय में कटौती की बात करना तो सरल है, परंतु इसको वास्तविक रूप प्रदान करना उतना ही कठिन है जितना कि चूहों के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इन सब के बावजूद यदि संसार के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, राजनीतिक, शासक तथा आज का युवा वर्ग इस बात को गंभीरता के साथ ले तो इस कटंकारिक मार्ग को सुगम बनाया जा सकता है, परंतु इसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस ओर उठाया गया कदम हाथी के दांत की नीति पर
आधारित न हो कि खाने की ओर, दिखाने की ओर। यही इस समस्या का सर्वाधिक नाजुक बिंदु सदैव से ही रहा है, जिसका परिणाम कल्पना में दिखा दिया है। वास्तविकता से इसका सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि मात्र कुछ प्रतिशत रक्षा व्यय की कटौती से मानवीय मूल्यों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, किंतु अनुत्पादक रक्षा व्यय के स्थान पर मानव की अनेक कल्याणकारी योजनाओं को सरलता के साथ लागू किया जा सकता है। हम भूख के खिलाफ संघर्षरत सोवियत संघ, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि 14 देशों के विशेषज्ञों के विचारों का इस संदर्भ में उल्लेख करते हैं, जिसके आधार पर रक्षा व्यय में मात्र 1% कटौती से हुई बचत का उपयोग 10वें दशक में भूख से निपटने के कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है। इन्हीं विशेषज्ञों ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि सन 2000 ईस्वी से पूर्व दुनिया में भूख नहीं की स्थिति पर 50% काबू पाना संभव है। आज दुनिया में 1 अरब लोग इतने निर्धन हैं कि उन्हें काम करने के लिए आवश्यक भोजन नहीं मिल पाता, और इनमें से आधे तो इतने गरीब हैं कि उन्हें न्यूनतम गतिविधियों के लिए आवश्यक भोजन नहीं मिल पाता। आज संसार के समस्त क्षेत्रों के विकास में हथियारों का निरंतर किया जाने वाला वह मुख्य समस्या है। इसी कारण लगभग 1 अरब लोग भूखमरी और कुपोषण के शिकार हैं, जिसके फलस्वरूप 4 करोड़ लोग प्रतिवर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं। 1 अरब से अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल अथवा प्राथमिक सेवाएं तब उपलब्ध नहीं है। विश्व के 15 करोड़ बच्चे थकाथक चूर कर देने वाली नौकरियां कर रहे हैं। लगभग 10 करोड़ बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं तथा 40,000 बच्चे हर रोज मुक्त कुपोषण के कारण और प्राथमिक चिकित्सा सहायता के अभाव में दम तोड़ देते हैं। 50 करोड़ बच्चे दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 35 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इस समय विश्व भर में 1 अरब से भी अधिक लोग निरक्षर हैं तथा इतने ही लोग बेघर हैं। अकेले अमेरिका में ही लगभग 30 लाख लोगों का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। एकीकृत जर्मनी में 5 लाख से भी अधिक लोग झुग्गियां झोपड़ियों में जीवन यापन करते हैं, जबकि 3 लाख लोगों बेघर रहते हैं। संयुक्त बाल कल्याण कोष के कार्यकारी निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में 1989 में कहा कि विकासशील देश प्रतिदिन कुल मिलाकर $1 अरब लगभग 17 अरब रुपए व्यय करते हैं, जिनका आधे से अधिक भाग हथियारों और ऋण सेवाओं पर व्यय होता है। हथियारों और ऋण सेवाओं पर इतना अधिक व्यय होने से गतिशील देश के प्रत्येक परिवार को हर वर्ष लगभग $400 लगभग ये 6,800 रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है, जिससे उन्हें मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं और पौष्टिक आहार से वंचित होना पड़ता है। इस कारण मानवीय समस्याओं का समाधान अभी तक सही रूप से नहीं किया जा सकता। अतः रक्षा व्यय की कटौती को आवश्यक मानकर मानवीय मूल्यों की रक्षा करना हम सभी के लिए अत्यंत सुखदायी सिद्ध होगा, क्योंकि मात्र कुछ रक्षा व्यय कटौती जहां राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर नहीं होती, वहां हमारी मानवीय संपदा की सुरक्षा व्यवस्था अवश्य ही सुदृढ़ हो जाती है। महाशक्तियों के साथ ही विकसित एवं विकासशील राष्ट्र भी अपने स्वार्थ को छोड़कर यदि मानव कल्याण के इस विकास कार्यक्रम पर आगे बढ़े तो मानवता का भविष्य अवश्य ही उज्जवल हो सकता है। समाप्त।
अभी अरे यो गयो क्या बंद करें हो गई? हाँ रुका नहीं गई बीच में।